नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपको रीट में जो राजनीति विज्ञान के टॉपिक आ रहे हैं, तो कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान से जो टॉपिक आ रहे हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो इसका जो खंड ए है उसमें से आपके रीट के सिलेबस में कुछ भी नहीं लगा हुआ है। खंड बे में भारत में शासन एवं लोकतंत्र है, उसमें से कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो पहला टॉपिक हमारा है भारत का संविधान। भारत के संविधान की विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताएं रीट में है। तो आज से मैं आपका कक्षा 12 का राजनीति विज्ञान शुरू कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। भारत का संविधान। भारत के संविधान की विशेषताएं। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। चलिए अब शुरू करते हैं इसी कोटेशन के साथ। किसी भी देश के संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की आस्थाओं, विश्वासों, आधारभूत शाश्वत मूल्यों और सिद्धांतों के समेकित दर्शन होते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय हमारे देश की ऐतिहासिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, उन सबको ध्यान में रखकर जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया है। इसमें देश की आस्था, विश्वास और जितने भी शाश्वत मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उन सब का समेकित दर्शन हमें मिलता है। उनका लक्ष्य, किनका लक्ष्य? संविधान निर्माताओं का एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो एक लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते थे, जहाँ पर सिर्फ लोगों के कल्याण के काम हो, उनका शोषण ना हो। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो संविधान की प्रस्तावना बनाई, उसी में हमारे संविधान के आदर्श स्पष्ट हो जाते हैं। हमारे संविधान की अपनी विशिष्टताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती हैं। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया है। मतलब उस टाइम पे जो हमारा संविधान बन रहा था तो विश्व के कई देशों के संविधान बन चुके थे। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमको एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, उसके लिए विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और क्या किया, उनके जितने भी श्रेष्ठ गुण थे, जिनमें अच्छे गुण थे, उन सबको हमारे संविधान में समावेश किया और भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प रखा है। जो जितने भी देश हैं उनकी सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जो श्रेष्ठ गुण, जिन गुणों का समावेश भारतीय संविधान में किया, तो वो भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उनमें वांछित परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। इसलिए इसे जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है। यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने व व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। तो हमारे, अब पूछा जाए आपसे कि हमारे देश का सर्वोच्च कानून क्या है, तो हमारे देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है। अब है हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं और प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। एक तरफ तो राजनीतिक सिद्धांत हैं, उन सबको परिभाषित करता है, और दूसरी तरफ जितनी विभिन्न संरचनाएं और प्रक्रियाएं हैं उन सबको स्थापित भी करता है। कैसे कि इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत व नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल हैं। इसमें मनुष्य के जो मौलिक अधिकार, जो उसको एक मनुष्य के रूप में मिलने चाहिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो राज्य के लिए होते हैं, और नागरिकों के मूल कर्तव्य भी इसमें शामिल हैं। यह दुनिया का ऐसा लिखित कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हमारा देश का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और दुनिया का
जो लिखित संविधान में सर्वाधिक समय लगने वाला संविधान भी है। इसमें कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसे एक संविधान सभा ने तैयार किया। संविधान के मूल वैचारिक आधार की अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जो संविधान का आधार है, जो संविधान में जो वैचारिक आधार है, उसकी अभिव्यक्ति संक्षिप्त रूप में किसमें की गई है? हमारी प्रस्तावना में। अगर हम हमारी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो हमारे संविधान के आधार, जिस आधारशिला पर हमारा संविधान टिका हुआ है, उसको पूरी तरह से समझ में आ सकता है। एक तरह से प्रस्तावना पूरे संविधान की समरी है, सारांश है, और इसमें किसी भी तरह से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता व न्याय को सुनिश्चित करता है। हमारे संविधान में उन आदर्शों को भी सम्मिलित किया गया है जो उच्च आदर्श है, जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, कि हमारा संविधान लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्ध है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन के प्रति प्रतिबद्ध है, और सभी लोगों की स्वतंत्रता, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूलतः इसकी प्रस्तावना में व्याख्यात सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार ही है। मैंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की एक तरह से समरी है। उसमें जितनी भी विशेषताएं समरी रूप में, सारांश रूप में दी हुई है, उनकी ही व्याख्या, सिद्धांत, उन्हीं जो व्याख्यात सिद्धांत का है, उन्हीं का विस्तार पूरे संविधान में किया गया है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं। तो पहली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इसका अर्थ, भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। भारत का संविधान भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। अंतिम शक्ति भी जनता के हाथ में ही है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया तो उनको चुना किसने? जनता ने। ठीक है, जनता ने 10 लाख जनसंख्या पर एक जो सदस्य वो जनता के बीच में से चुन के गया। तो और हम भारत के लोग ही इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, हमारे लिए ही बनाया गया है, हमने ही बनाया गया है और हम ही इसी को स्वीकार करते हैं, अर्थात भारतीय जनता ही इसकी निर्माता है। जनता ने स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियमित व आत्मर्पित किया है। इस पर किसी का दबाव नहीं था कि आप इसे आत्मर्पित करें, मतलब अपने अंदर संभालें। इस तरह से उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया कि आप जबरदस्ती संविधान को स्वीकार करें। भारतीय जनता ने स्वयं अपनी इच्छा अनुसार इसको स्वीकार किया है। तो हमारी पहली विशेषता हो गई संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। दूसरी है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। कई बार पूछा है क्वेश्चन कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। इसके महत्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत में हम भारत के लोग से अभिप्राय है कि अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह संविधान की मुख्य विशेषता है। तो दूसरी विशेषता हो गई हमारी प्रस्तावना। पहली हो गई थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, दूसरी हो गई प्रियम्बल, प्रस्तावना। तीसरी है विश्व का सबसे विशाल संविधान। भारत का संविधान विश्व के संविधानों में सबसे विशाल संविधान है। जहां अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, अमेरिका में सिर्फ 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं संविधान में, क्योंकि वहां पे राज्यों का संविधान अलग है और देश का संविधान अलग है। तो जो अमेरिका स्वयं देश का संविधान है उसमें केवल 7 अनुच्छेद दिए हुए हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद। वहीं हमारा संविधान व्यापक व विस्तृत संविधान है। इन सब में सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 5 परिशिष्ट हैं। अब तक इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं
और संशोधन की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है। इस कारण भी इसका स्वरूप विशाल हो जाता है। हमारा संविधान संघात्मक है। इसमें संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में राज्य का अलग है संविधान, ठीक है, और देश का अलग है, ठीक है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, संपूर्ण देश का एक ही संविधान है, एक ही संविधान है। इसलिए विस्तृत भी होगा क्योंकि वहाँ पे सारे राज्यों का भी उसमें वर्णन होगा। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं हमारे 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 5 क्या है, परिशिष्ट हैं। और इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं। हमारा संविधान संघात्मक है। संघात्मक मतलब संघ व राज्यों के बीच परस्पर संबंध है और इसे बहुत व्यापक वर्णन इसका किया गया है। संविधान के एक अध्याय में तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों के लिए होते हैं कि राज्य इस तरह से अपने यहाँ पर व्यवस्था करें। नीति निर्देशक सिद्धांत राज्य के लिए दिए हुए हैं कि वो लोक कल्याण के लिए इन चीज़ों का पालन करे। तो सिर्फ संविधान का एक अध्याय तो नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए ही दिया गया है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरिविष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। किसने कहा था? हरिविष्णु कामत ने। संविधान का 101वां संशोधन किस लिए हुआ था? जीएसटी, वस्तु व सेवा कर से संबंधित है, जिसे राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 में हस्ताक्षरित किया है। तो संविधान का 101वां जो संशोधन हुआ वो जीएसटी के लिए हुआ है, जिसे राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया? जब संविधान संशोधन वाली प्रक्रिया भी आती है इसमें, तो संविधान संशोधन कब मान्य हो जाता है? जब राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो हस्ताक्षर कब हुए? पहले वो जो संसद है उसके किसी भी सदन में पारित होता है, फिर एक सदन से दूसरे सदन में, वहाँ से अगर वो पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो इसी तरह ये संशोधन सितंबर 2016 में राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया। अगली विशेषता है हमारी लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया एक दस्तावेज है। एक दस्तावेज के रूप में हमें प्राप्त है कि जो संविधान सभा है उन्होंने क्या क्या इसमें प्रावधान किए हैं, एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था भी की गई है। इसमें ये नहीं कि चलो एक बार संविधान सभा ने लिख दिया और हो गया, वैसे के वैसे ही चलेगा। हमारे देश की जितनी भी परिस्थितियां हैं और आवश्यकताएं हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है और उनको देखते हुए ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें संशोधन की व्यवस्था भी की है कि आगे अगर ये परिस्थितियां नहीं रही, जिन परिस्थितियों में संविधान का निर्माण हो रहा है, आगे परिस्थितियों में बदलाव होगा, तो इन बदलाव आने पर जो हमने प्रावधान किए हैं इनमें भी बदलाव संभव है, लेकिन उसका जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार उचित परिवर्तन उसमें, उचित संशोधन उसमें किए जा सकते हैं। अब तक इसमें 101 संशोधन हो चुके हैं। अगली हमारी है संसदीय शासन व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। किस तरह होता है? इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी किस तरह से होती है? जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में कौन आएगा? मंत्री मंडल, ठीक है। ये किसके प्रति उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से? लोकसभा के प्रति। लोकसभा अगर बनी रहेगी तो ही तो मंत्रिमंडल बना रहेगा। अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो मंत्रिमंडल कहाँ बैठेगा? मंत्रिमंडल भी विघटित हो जाता है। तो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति का पद है वो गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है। सबसे उच्च पद किसका है? राष्ट्रपति का, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। मतलब संविधान में उसको प्रधान कहा गया है, लेकिन जो
वास्तविक स्थिति है, जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है, वो मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। अगला है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार, इनका वर्णन किया गया है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। इसको हम कहाँ तक समझ लेते हैं? समानता का अधिकार जो शुरू होता है वो 14 से 18 शुरू होता है। तो मोस्टली जब क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद हैं, तो वहाँ अनुच्छेद 12 से 35 भी होता है, अनुच्छेद 14 से 35 भी होता है। तो वहाँ पे कंफ्यूज होकर हम 14 से 35 कर देते हैं, क्योंकि हमें सबको ध्यान है कि 14 से 18 समानता का अधिकार दिया है, जबकि जो अधिकार वाले अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 12 से ही शुरू हो जाता है, अनुच्छेद 12 से 35, जो हम आगे पढ़ेंगे। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सातवां है संपत्ति का अधिकार। तो भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है और इसको क्या 300 कै में एक कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 कै में सम्मिलित कर दिया गया है। कब किया गया है? 44वें संशोधन के बाद। अब मौलिक अधिकार कितने रह गए हैं? 6 रह गए। मूल संविधान में हमको 7 दिए गए थे, वर्तमान में 6 रह गए हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम जितने भी नागरिक हैं वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 में जो हुआ, जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, के द्वारा शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा है के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया। तो ये हम जब शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम जब प्रारंभिक शिक्षा की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए मोस्ट हो जाता है। क्या कहें कि 86वां जो संविधान संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को ये क्या हुआ? लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तो इसको संविधान में शामिल कर लिया। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो। यह एक व्यवस्था करना किसका दायित्व होगा? राज्य का, कि 6 से लेकर 14 तक के बच्चे बिना पढ़े, बिना शिक्षा के नहीं रहेंगे। अनिवार्य शिक्षा उनको देनी होगी, और ये शिक्षा कैसी होगी? निःशुल्क होगी। याद रखें कि यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। शिक्षा के अधिकार, अब हमसे पूछे कि कौन से मूल अधिकार में जोड़ा गया है, तो शिक्षा का अधिकार किस में जोड़ा गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है। MC छागला के अनुसार एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। जो MC छागला है वो क्या कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, मतलब न्यायालय किसी के भी अधीन नहीं है, न्यायालय स्वतंत्र है, अपना निर्णय देने के लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी सरकारी व्यवस्था के अधीन नहीं है। वो अपना निर्णय मंत्रियों के खिलाफ भी दे सकता है, किसी के भी खिलाफ दे सकता है। अगर वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा है तो न्यायालय की शरण में जा सकता है, और वो निष्पक्ष निर्णय देगा, ना कि किसी मंत्री के दबाव में, सरकार के दबाव में निर्णय नहीं देगा।
तो काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों की 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। 10 मूल कर्तव्य भी नागरिकों के निर्धारित किए गए जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। कि ये संविधान ने हमको कुछ दायित्व भी दिए हैं, अधिकार दिए हैं, हमको 6 अधिकार दिए हैं, मूल अधिकार, तो हमें कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। कितने कर्तव्य हैं? 10 मूल कर्तव्य हैं। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य हैं। अप्रैल 2010 से, जब से ये शिक्षा का अधिकार लागू हुआ, 21 के जोड़ा गया, अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा कर्तव्यों में भी वृद्धि की गई। कौन सा कर्तव्य जोड़ा गया? अभी तक संविधान ने हमको कितने कर्तव्य दिए थे? 10 दिए थे। तो अब 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना अभिभावकों का कर्तव्य है। वहां पर यह दायित्व राज्य का था कि वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। यहाँ पर अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो उन्हें स्कूल तक लेके जाए, उनको शिक्षा प्राप्त करवाए, उनको शिक्षा प्राप्त करवाने में मदद करे। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, उनके अवसर उपलब्ध करवाना किसका कर्तव्य है? अभिभावकों का। 21 के में राज्य का कर्तव्य है, बल्कि 11वें जो मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, उसमें अभिभावकों का कर्तव्य आता है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। तो अधिकारों में से तो एक अधिकार, मूल अधिकार थे 7, मूल अधिकार थे 7, उनमें से एक कम हो गया, 6 रह गए। ठीक है, 10 थे मूल कर्तव्य, अब वर्तमान में है 11। तो अब आगे का चैप्टर हम कल करेंगे, थोड़ा लंबी हो जाएगा वीडियो। चलिए, आप मुझे अब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है। प्लीज़ जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।